डेट आज 1 फरवरी 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है फॉरेक्स रिजर्व। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉरेक्स रिजर्व का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि आरबीआई के अकॉर्डिंग जो फॉरेक्स रिजर्व है आरबीआई के पास सेंट्रल बैंक है जो हमारा, उसके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डिक्लाइन हो गया है, घट गया है। 678 मिलियन यूएसडी डॉलर ये डिक्रीज हो गया है। 21 जनवरी 2022 का ये डेटा है। अब कितना है, टोटल कितना है फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई के पास? ये है यूएसडी, यूएस डॉलर में इसको मेजर करते हैं। यूएस के जो डॉलर है करेंसी है 634.287 बिलियन, इतना डॉलर बचा है आरबीआई के पास। ये देखा गया कि जितना भी जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उसमें से फॉरेन करेंसी असेट्स है जो उसमें डिक्लाइन देखने को मिला। सिर्फ गोल्ड रिजर्व है जो उसमें इंक्रीज हुआ है थोड़ा। आपको इतना याद नहीं रखना है कि कितना डिक्रीज हुआ है कितना इंक्रीज हुआ है, बस इतना याद रखो गोल्ड रिजर्व है जो उसमें इंक्रीज हुआ है। बाकी के और जो फॉरेन करेंसी असेट्स है या स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है इसमें डिक्रीज देखने को मिला है, ये थोड़े फॉल हो गए हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है ये जानेंगे हम इसमें। देखो डिटेल में आपको जानना है पूरा तो इसके लिए इकोनॉमी की प्लेलिस्ट है जीएस पेपर 3 की, उसमें एक लेक्चर पड़ा हुआ है ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में, उसमें डिटेल में बताया गया है। हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। किसी भी कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होने का मतलब है कि उसके पास कुछ एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं जो उसका सेंट्रल बैंक रखता है अपने पास। जैसे हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। तो आरबीआई रखता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये जो फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है, मान लो विदेशी मुद्राएं हैं, मान लो अमेरिका का डॉलर है जो सेंट्रल बैंक के पास है किसी भी देश के, या इसमें कोई बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स भी हो सकते हैं या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हो सकती हैं। जो मोस्ट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है वो यूएसडी डॉलर में रखा जाता है, यूएस डॉलर में, अमेरिका की जो डॉलर करेंसी है। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो उसके पास क्या क्या होता है फॉरेक्स रिजर्व में, तो ये आपको याद होना चाहिए। एक है फॉरेन करेंसी असेट्स, ये जनरली यूएस डॉलर में होती है, अमेरिका के डॉलर में, या फिर और कंट्री के भी करेंसी हो सकती है जैसे यूरो में हो सकता है। नेक्स्ट है कि गोल्ड रिजर्व। गोल्ड होता है भाई साहब, सोना होता है आरबीआई के पास। और ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट, ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट क्या है? एसडीआर बोलते हैं इसको शॉर्टकट में। इसको देखो पेपर करेंसी भी बोलते हैं, पेपर करेंसी। इसको कौन इशू करता है? आईएमएफ इशू करता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखो पूरा डिटेल में जानने के लिए वो लेक्चर देखना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का या फॉरेक्स का, उसमें डिटेल में बताया हुआ है। ये आईएमएफ की ना तो कोई करेंसी होती है, करेंसी मुद्रा, और ना ही ये आईएमएफ पे कोई क्लेम होता है, दावा। मान लो जिस भी कंट्री को ये इशू किया एसडीआर, कोई कंट्री जाके क्लेम नहीं कर सकती। एसडीआर मतलब ये समझ लो एक कागज है, कागज पे लिखा हुआ है एसडीआर, आईएमएफ द्वारा वो साइन है, साइन क्या हुआ है, ये एसडीआर है। अब ये ना तो कोई क्लेम होता है, दावा होता है आईएमएफ पे, कोई कंट्री जाके मांग ले कि भाई साहब इतना एसडीआर है मुझे दो, इतना पैसा दो, डॉलर दो, नहीं। और ना ही ये कोई करेंसी आईएमएफ की, ये बात याद रखनी है। लेकिन हाँ इसको पेपर करेंसी जरूर बोलते हैं, पेपर करेंसी, क्योंकि पेपर में साइन किए होते हैं, आईएमएफ देता है, इसे इशू करता है। कई सारी कंट्री की करेंसी होती है जिन पे डिफाइन किया जाता है, वो डिटेल में जानना तो आप वो लेक्चर देखो। और इतना होता है कि एसडीआर को, मान लो इंडिया के पास एसडीआर है तो ये जितनी इसकी वैल्यू है ना, ये दूसरी कंट्री से उतनी वैल्यू ले सकता है, मांग सकता है उससे, भाई साहब ये मेरे पास इतना एसडीआर है, आप इसे रख लो, मुझे डॉलर दे दो या अपनी करेंसी दे दो। इस तरह से एक्सचेंज किए जा सकते हैं एक दूसरी कंट्री के बीच में। नेक्स्ट आता है इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व में जो आरबीआई के पास है, रिवर्स रिजर्व पोजीशन। रिजर्व पोजीशन बोल सकते हो आप इसको, या रिजर्व ट्रांसे पोजीशन भी बोल सकते हो, या फिर रिजर्व ट्रांसेस, ओनली रिजर्व ट्रांसे। ये होता है जब भी कोई कंट्री आईएमएफ का मेंबर बनता है तो मेंबर बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए कुछ फीस देनी पड़ती है भाई साहब। वो फीस है जो वही है रिजर्व ट्रांसे पोजीशन। ये आईएमएफ के पास रखी होती है, कोई भी मेंबर जब चाहे इसको ले सकता है आईएमएफ से जब उसे जरूरत हो। नेक्स्ट टॉपिक है बॉम्ब साइक्लोन। ये जीएस पेपर 1 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बॉम्ब साइक्लोन, देखो साइक्लोन ही होता है, और साइक्लोन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में आप लेक्चर देख लेना, वहाँ पे 2 तरह के साइक्लोन होते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल टेम्परेट में क्या फ़र्क है वो सारा डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है। और ये कौन सा साइक्लोन है? ये मिड लेटीट्यूड पे बनता है, तो कैसा हुआ? टेम्परेट साइक्लोन बोल सकते हो आप इसको। ये देखो भाई साहब वर्ल्ड में ये 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पे भूमध्य रेखा बोल सकते हो। ये 23.5, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये वाली लाइन, और ये ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न, हिंदी में इसको कर्क रेखा बोलते हैं और इसको मकर रेखा बोलते हैं। इन दोनों के बीच में ये ट्रॉपिकल एरिया, यहाँ पे लगभग इनके बीच में जो साइक्लोन बनते हैं उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, और इससे ऊपर बजेंगे उसको बोलते हैं मिड लेटीट्यूड या फिर टेम्परेट साइक्लोन या वेव साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। हमने जो ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन का लेक्चर पढ़ा हुआ है उसमें डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ये कहाँ पे बनता है बॉम्ब साइक्लोन, इससे ट्रॉपिकल जो एरिया इससे अबव, मतलब यहाँ पे बनता है, यहाँ पे एटलांटिक ओशन में बनता है, यूएस के पास, यूएस का जो कोस्टल एरिया उसके पास बनता है, अमेरिका के पास। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बॉम्ब साइक्लोन के बारे में, अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। देखो ये जनरली क्या है, बॉम्ब साइक्लोन लो प्रेशर सिस्टम ही होता है और इसको नॉर ईस्टर भी बोलते हैं, क्योंकि जो मिड लेटीट्यूड है ना अमेरिका के पास, अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट में जनरेट होता है, वहाँ पे बनता है साइक्लोन। हिंदी में चक्रवात बोलते हैं साइक्लोन को। ये देखो इस तरह से पानी यहाँ पे घूमने लगता है, कैसे घूमता है ये, क्या क्या इसकी फोर्स लगती है, इसमें कौन से बल चाहिए, ये सारा डिटेल में जानना तो साइक्लोन का लेक्चर देखो वहाँ पे। ये बॉम्ब साइक्लोन को देखो टेक्निकल टर्म में बॉम्बोजेनेसिस बोलते हैं, बॉम्बोजेनेसिस। और सोशल मीडिया वगैरह में जैसे न्यूज़ वगैरह में जो न्यूज़ चैनल वाले यूज़ करते हैं, नॉर्मली बॉम्ब साइक्लोन वर्ड यूज़ करते हैं, वैसे टेक्निकल टर्म क्या है, बॉम्बोजेनेसिस। ये मिड लेटीट्यूड साइक्लोन है और रैपिडली इंटेंसिफाई हो जाता है। इंटेंसिफाई का मतलब अचानक से बहुत तेज़ी से ये बन जाता है, बादल बनते हैं, फिर ये बादल आ जाते हैं कोस्टल एरिया के पास, फिर बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल होता है। ये लो प्रेशर सिस्टम में होता है सेंटर में, क्योंकि साइक्लोन लो प्रेशर ही सिस्टम होता है, बीच में लो प्रेशर बनता है, कम दबाव। लो प्रेशर होने के कारण क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। कोरियोलिस फोर्स पृथ्वी के घूमने से, रोटेशन ऑफ द अर्थ जनरेट करती है कोरियोलिस फोर्स, उसकी वजह से ये पानी घूमने लगता है यहाँ पे। जो वाटर है हवा के साथ, एयर के साथ ऊपर मूव करता है, वो एवेपोरेट होता है, एवेपोरेट जैसे ही होता है फिर यहाँ पे बादल बनने लगते हैं, कंडेंसेशन होता है, बादल बनेंगे, जब यहाँ पे क्लाउड बनेंगे, क्लाउड बनने के बाद क्या होगा, जब ये ड्रॉपलेट ज़्यादा हैवी हो जाएंगी तो नीचे गिरने लगती हैं, क्योंकि ग्रेविटी अर्थ की इन्हें खींचती है अपनी तरफ, तो इसी को रेनफॉल बोलते हैं, इसकी वजह से रेनफॉल होने लगता है, बारिश होने लगती है। तो ये लो प्रेशर सिस्टम है। वेदर फ्रंट बनता है इसमें। फ्रंट क्या होता है, फ्रंट होता है देखो, क्योंकि ये मिड लैटिट्यूड साइक्लोन है, ये क्या है, जब कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलती है तो जब ये बनता है, एक तरफ से कोल्ड करंट आ रही है, एक तरफ से वार्म करंट आ रही है, तो जब ये मिलेंगी तो इनके मिलने पे जो ट्रांजिशन जोन होता है, इस ट्रांजिशन जोन को बोलते हैं फ्रंट। ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कॉन्ट्रास्टिंग विंड। कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड क्यों यूज किया है, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब है डिफरेंट उनकी कंडीशन है, टेम्परेचर कंडीशन, क्योंकि एक कोल्ड करंट है एक वार्म करंट है। जब देखो दोनों अलग अलग विंड होंगी तभी फ्रंट बनेगी, कॉन्ट्रास्टिंग विंड होंगी, समान उनका टेम्परेचर होगा तब नहीं बनेगा भाई साहब फ्रंट, और तब ये फ्रंटल साइक्लोन भी नहीं बनेगा। और इसी वजह से इसको फ्रंटल साइक्लोन भी बोलते हैं, क्योंकि फ्रंट की वजह से बनता है ये मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, फ्रंटल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन। पूरा डिटेल में जानना तो वही लेक्चर देखो आप। नेक्स्ट अब आता है इसमें देखो थंडर स्टॉर्म भी होता है, इसमें बिजली चमकती है, फिर गर्जन होती है, थंडर होता है, थंडर मतलब गर्जन, बादल गरजते हैं, और हैवी प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल होता है, बारिश होती है। कैसे बनता है ये, देखो जनरली जो बॉम्ब साइक्लोन होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो वो लो होता है, एक तरफ से ड्रॉप कर जाता है, लगभग एटलीस्ट कम से कम 24 मिलीबार, 24 आवर तक, 24 घंटे तक 24 मिलीबार के बराबर ये प्रेशर होता है, प्रेशर, जिसकी वजह से ये इंटेंसिटी इसकी क्विकली बढ़ जाती है, लोअर प्रेशर की वजह से, इसकी वजह से स्ट्रॉन्गर हो जाता है ये स्टॉर्म मतलब यही समझ लो साइक्लोन है जो। ये हुरिकेन से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे जो साइक्लोन जनरेट होते हैं इस एटलांटिक ओशन में, इस साइड में अमेरिका के पास, यहाँ इधर, इनको हुरिकेन बोलते हैं, क्योंकि इंडियन ओशन में जो जनरेट होते हैं चक्रवाती साइक्लोन, उनका नाम है साइक्लोन, उन्हें साइक्लोन बोलते हैं, और साइक्लोन का वर्ड ही यहाँ पे हुरिकेन यूज करते हैं। तो ये हुरिकेन से कैसे अलग है, अभी तो बताया भाई साहब, हुरिकेन क्या है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ये कहाँ पे जनरेट होगा, ये जनरेट होगा ट्रॉपिकल एरियाज में, 23.5 डिग्री दोनों नॉर्थ एंड साउथ के बीच में। और ये कहाँ पे होता है, ये होता है मिड लैटिट्यूड में, और इसमें क्या होता है, फ्रंट बनती है, वार्म एंड कोल्ड एयर करंट मीट करती है, फ्रंट बनती है, ये कोलाइड करती है, तो फ्रंट बनने के बाद ये बनता है। और ये कब बनता है जनरली, ये देखो जो फ्रंट बनेगी ये ट्रांजिशनल सीजन होता है ना जब बनती है, जैसे सर्दी से अभी गर्मी आने वाली है तो ट्रांजिशन सीजन हो गया तब बनेगा। यानी कि जब ये कब बनेगा, ये देखो ये क्या है, जो ट्रांजिशन सीजन है, इधर लिखा होगा इसमें कहीं पे, ये देखो यहाँ पे
कहाँ गया, लेट समर, ये क्या है, जब लेट समर आती है तब तो बनता है वो समर में जो हुरिकेन है, और ये बनेगा कब, जब ट्रांजिशन सीजन होगा, जो स्प्रिंग चल रही होती है ना, बसंत ऋतु, जैसे मान लो विंटर जा रही है, स्प्रिंग आ रही है, ट्रांजिशन सीजन चल रहा है, उस टाइम में बनेगा। और जब समर आ जाएंगे, समर सीजन में तो जो ओशन है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे गर्मी पड़ेगी और गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर लो हो जाएगा, उस टाइम पे ट्रॉपिकल साइक्लोन बनेगा, वहाँ पे यूएस में इसको हुरिकेन बोलते हैं। देखो जो जितना भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना, डिटेल में वहाँ पे बताया गया, लेक्चर में देखना। अब जितना आपको समझ में आ रहा ठीक है। जो बॉम्ब साइक्लोन क्या है, कोल्ड एयर, इसमें क्या है जनरली इसको इंटेंसिफाई करती है, वरना जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है ना, अगर कोल्ड एयर होगी तो हुरिकेन्स को वीकन कर देगी, कमज़ोर कर देगी, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए तो टेम्परेचर चाहिए लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के लगभग चाहिए, और बॉम्ब साइक्लोन में क्या चाहिए, दो कॉन्ट्रास्टिंग विंड चाहिए, कोल्ड एयर और वार्म एयर। लेकिन अगर कोल्ड एयर हुरिकेन के मतलब जब बन रहा है उस टाइम पे आ जाए तो इसको कमज़ोर कर देगी, लेकिन इसको बॉम्ब साइक्लोन को ये मजबूत बनाती है कोल्ड एयर। बॉम्ब साइक्लोन है वो विंटर के टाइम पे बनता है, और हुरिकेन कब बनता है, लेट स्प्रिंग, जब स्प्रिंग बसंत ऋतु जाती है, गर्मी आ जाती है, उस टाइम पे बनता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ था जो हम ऊपर ढूंढ रहे थे। बॉम्ब साइक्लोन क्या है, ये हायर लैटिट्यूड पे बनता है, क्योंकि अभी पड़ा ट्रॉपिकल एरिया उससे ऊपर बनता है, और हुरिकेन ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल वाटर है उसमें बनता है। और ये जो बॉम्ब साइक्लोन है कहाँ कहाँ पे बनेगा, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक में, नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक में, और समटाइम मेडिटेरियन सी में। ये वाला पार्ट है देखो भाई साहब, ये नॉर्थ वेस्टर्न अटलांटिक का है, नॉर्थ ईस्टर्न ये पैसिफिक का है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी के पास में यहाँ पे भी बनता है ये बॉम्ब साइक्लोन। तो यही था इसमें। नेक्स्ट टॉपिक ढूंढते हैं अपना। नेक्स्ट टॉपिक है बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। देखो आप सबको पता है 31 जनवरी यानी कि कल बजट सेशन स्टार्ट हो गया हमारे पार्लियामेंट का, इस साल का बजट सेशन। और बजट सेशन जब स्टार्ट हो गया तो जब स्टार्टिंग वाला डे होता है तो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करती है गवर्नमेंट, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इकोनॉमिक सर्वे को रखते हैं, प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। तो कल ये प्रेजेंट कर दिया गया। और इकोनॉमिक सर्वे देखो भाई साहब कुछ छोटा मोटा टॉपिक तो है नहीं, 2 वॉल्यूम निकलते हैं इसकी, 2 बुक आती हैं, जैसे आपकी एक एनसीईआरटी है ना, ऐसे 2 बुक आती हैं इसकी। अब वो एक दिन में तो पढ़ा नहीं जाएगा। जब इसके बारे में देखो, अभी वैसे पढ़ना इसको ज़रूरी भी नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे या बजट सेशन। आप सोच रहे होंगे पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ये मैं क्या कह रहा हूँ, सारे टीचर तो ये बोलते हैं पढ़ना ज़रूरी है। भाई साहब पढ़ते रहो, आप बिगाड़ते रहो टाइम इनमें। आपको इकोनॉमिस्ट बनना है तो पीएचडी करनी है इकोनॉमी में, तो बिगाड़ते रहो टाइम, पढ़ते रहो इकोनॉमिक सर्वे बजट सेशन। फिर क्या करना चाहिए, क्या उपाय है इसका, ना पढ़े तो, क्योंकि पेपर में तो ज़रूर आता है इससे क्वेश्चन, हाँ आता है। तो क्या उपाय है, उपाय ये है भाई साहब, अगले 1 महीने तक ना, 1 मंथ तक क्या होगा, अगले 1 महीने तक न्यूज़पेपर में, कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो उसका एडिटोरियल पार्ट, जो संपादकीय बोलते हैं हिंदी में, कोई भी आप, चाहे द हिंदू पढ़ रहे हो आप, चाहे इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो आप, चाहे आप दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ रहे हो, चाहे जनसत्ता पढ़ रहे हो, कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसका 1 महीने तक एडिटोरियल पार्ट पूरा अच्छे से पढ़ना है। संपादकीय बीच वाला पार्ट जो आता है उसमें क्या है, जो भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट में आया है वो वहाँ पे डिस्कशन होगा, अच्छे से एनालिसिस होगी, क्योंकि एक्सपर्ट एनालिसिस करेंगे और अपना व्यू देंगे। और आपको एनालिसिस चाहिए, ये फैक्चुअल डेटा थोड़ी ना रटना है आपको, समझ रहे हो। फैक्चुअल डेटा तो आजकल उसमें भी नहीं पूछता प्रीलिम में, तो आपको फैक्चुअल डेटा से कोई मतलब नहीं है। और जो छोटा मोटा फैक्चुअल डेटा है ना, वो हम आने वाले 1-2 दिन में डिस्कस कर लेंगे। बजट भी आज 1 फरवरी आज प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि जब सेशन चलता है बजट सेशन तो स्टार्टिंग में पहले स्टार्टिंग डे वाले दिन इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट होता है और 1 दिन बाद फिर बजट होता है, यानी कि आज बजट पेश हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगले महीने तक अच्छे से न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पार्ट अच्छे से पढ़ना है, और उसके नोट्स बनाने हैं कि क्या क्या डिस्कशन चल रहा है इसके बारे में, जो बजट आया क्या बुराइयाँ हैं इसकी, क्या किस किस के लिए डेवलपमेंट होगा, किस किस के लिए नुकसान होगा, ये सब आपको डिस्कस जो होगा एडिटोरियल पार्ट में वो आपको नोट करके रखना न्यूज़पेपर से रखना। देखो भाई साहब, अगर आप किसी के कोई पढ़ा रहा है आपको वहाँ से लेक्चर दोगे तो जो उसे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो उस डिस्कस करेगा, समझ रहे हो। आपको खुद उसमें ढूंढना है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और ढूंढने से पहले क्या करोगे, जो आपका पेपर है मेंस के पेपर, क्वेश्चन पेपर, उनको एनालाइज करोगे, पिछले 6-7 साल के क्या क्या पूछता है, किस तरह से पूछता है, उसी हिसाब से आप फिर वहाँ से नोट करोगे। तो आते हैं इसमें क्या है फिर, जो ये टॉपिक है बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अभी देखो बजट सेशन स्टार्ट हुआ 31 जनवरी से, 8 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा।
जब बजट सेशन स्टार्ट होता है तो प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं इंडिया के, वो दोनों हाउस की इकट्ठा मीटिंग होती है, सेंट्रल हॉल बना हुआ है एक पार्लियामेंट में, संसद में, वहाँ पे मीटिंग में एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, भाषण देते हैं अपना। ये जब भी जनरल इलेक्शन होता है उसका फर्स्ट सेशन होता है पार्लियामेंट का, तो तब प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। और जब भी एक साल का जब स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट ईयर, मतलब कोई ईयर स्टार्ट हो रहा है, उसका फर्स्ट जो सेशन होता है उसको एड्रेस करते हैं। 2 बार एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट ये हाउस को। पहले देखो जब भी कोई सेशन लगता था तो प्रेसिडेंट उसे एड्रेस करते थे, पहले अपना भाषण देते थे, संबोधित करते थे, लेकिन ये प्रतिक्रिया हटा दी थी बाद में, और अब सिर्फ 2 बार ही करते हैं, जब साल का पहला सेशन होगा उस टाइम पे, और जब जनरल इलेक्शन होंगे उसका पहला सेशन होगा पार्लियामेंट का उस टाइम पे। अब इसमें जब सेशन लगा तो क्या होगा, प्रेसिडेंट ने एड्रेस किया, उसके बाद ये इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने 31 जनवरी को पेश कर दिया ये भाई साहब 2021-20 का। 2021-20 क्यों, क्योंकि अभी तो 2022 चल रहा है, तो 2022-23 होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब इकोनॉमिक सर्वे में क्या है, इकोनॉमिक सर्वे में ये देखते हैं ना पिछला डेटा पिछले साल का, तो 2021-22 में जो कुछ हुआ है, क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या नुकसान हुआ है, सब कुछ इसमें इकोनॉमी में क्या चेंजेज हुए हैं वो इसमें पता चलेंगे आप लोगों को। तो 2021-22 का किया जाता है, और आज 1 फरवरी है, 11 बजे सुबह ये पेश कर दिया जाएगा बजट। आज कौन करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। और इस साल देखो अभी क्या है, जो फर्स्ट 2 डेज होंगे बजट सेशन के, उनमें ना तो कोई 0 आवर होगा ना ही क्वेश्चन आवर होगा। ये क्वेश्चन आवर 0 आवर हमने अच्छे से पढ़े हुए हैं, स्पेशल लेक्चर बने हुए हैं पॉलिटी की प्लेलिस्ट में। लेक्चर नहीं देखने तो अपनी लक्ष्मीकांत बुक देखो, उसमें पार्लियामेंट का चैप्टर होगा 23 नंबर का या 22 नंबर का, आपका नई पुरानी बुक है उसमें थोड़ा अलग हो जाता है। तो फिर इसमें आप जाके ये छोटा छोटा सा टॉपिक है ये पढ़ सकते हो, क्वेश्चन आवर और 0 आवर के बारे में। जनरली ऐसा होता है जब भी स्टार्ट होता है फर्स्ट आवर, जो सेशन का फर्स्ट आवर, मतलब जब मीटिंग चलती है पार्लियामेंट की, फर्स्ट आवर उसे बोलते हैं क्वेश्चन आवर। उसमें क्वेश्चन करते हैं, गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछते हैं, अपोजिशन पार्टी या कोई भी मेंबर पूछ सकता है, मिनिस्ट्री से, किसी से भी। उसके बाद वाला जो होता है क्वेश्चन आवर के बाद वाला टाइम, वो 0 आवर बोलते हैं उसे। ये देखो जो फर्स्ट पार्ट है सेशन का जब प्रेजेंट होता है बजट, जैसे मान लो बजट प्रेजेंट कर दिया, पेश कर दिया, उसका फर्स्ट पार्ट है सेशन का 2 फरवरी से लेके 11 फरवरी तक। उसमें देखो ये डिस्कशन होगा इसका, मतलब अभी तो प्रेजेंट हुआ है, नॉर्मली प्रेजेंट कर दिया, ये 2022 में 2 फरवरी से 11 फरवरी तक ये प्रेजेंटेशन का टाइम चलेगा, और 40 आवर्स नॉर्मल टाइम होगा। इसमें क्या है, बहुत सारे बिजनेसेस वगैरह जैसे क्वेश्चन पूछना, प्राइवेट मेंबर के बिजनेस, डिस्कशन होगा मोशन ऑफ थैंक्स में। मोशन ऑफ थैंक्स होता है प्रेसिडेंट ने जो एड्रेस किया, हाउस को संबोधन दिया है, उसके लिए थैंक, जो पार्लियामेंट के मेंबर है थैंक यू बोलते हैं, एक पेपर होता है उस पर अपने साइन करते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स। इसे भी पास करना जरूरी होता है वरना गवर्नमेंट डिफीट हो जाती है। जनरल डिस्कशन होता है फिर बजट पे, जनरल डिस्कशन सारे करते हैं, क्या क्या सही है क्या नहीं है, उस पर सारा डिस्कशन चलता है। जो पार्लियामेंट का सेशन है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है उसके लिए, संविधान में कौन कौन सी आर्टिकल दिए हुए हैं। आर्टिकल 85 कहता है कि एक सेशन जब लगेगा पार्लियामेंट का, उसके बाद जब दूसरा सेशन लगेगा तो 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और पार्लियामेंट में ये कहीं पे भी नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के 3 सेशन लगेंगे, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में 3 सेशन लगाए जाते हैं कन्वेंशन के द्वारा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नहीं दिया हुआ 3 सेशन लगेंगे। ये देखो 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा था प्रीलिम्स में, तो 6 महीने का गैप नहीं होगा, बस इतना लिखा हुआ है, तो 6 महीने का गैप नहीं होगा, तो 2 सेशन तो कम से कम लगेंगे। और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कि पार्लियामेंट का सेशन है कितने दिन का चलेगा, हाउ मेनी डेज का होगा, ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। ये भी कन्वेंशन से डिसाइड करते हैं कि कितने दिन का चलेगा, कितने दिन का होगा। और जो बजट प्रोसेसिंग है इंडिया में वो क्या होती है, देखो आर्टिकल दिए हुए हैं 112 से लेकर 117 तक। इसके द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है, ये बजट प्रेजेंट किया जाता है। और रूल नंबर है 204 से लेकर 2021 तक, और 331 ये लोकसभा के रूल्स हैं, प्रोसीजर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर या कंडक्ट ऑफ बिजनेस बोलते हैं लोकसभा के। इसके द्वारा स्पीकर डायरेक्शन देते हैं, 19B डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं पार्लियामेंट में बजट सेशन के दौरान। और देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बजट जो वर्ड है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है, सिर्फ 112 नंबर का जो आर्टिकल है उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये हमने देखो अच्छे से इसके बारे में पढ़ा है, बजट फॉर्मुलेशन का एक टॉपिक है जो हमने 2-3 दिन पहले ही अभी कवर किया है, उसमें अच्छे से डिस्कस किया है बजट फॉर्मुलेशन में। जो बजट है उसमें देखो 6 स्टेज होती हैं, पहले तो बजट को प्रेजेंट करना, फिर उस पर जनरल डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में, फिर
उस पर डिपार्टमेंटल जो कमेटी होती हैं वो स्क्रूटनी करती हैं, छानबीन करती हैं, इसमें क्या सही है, क्या गलत है, क्या हटाना चाहिए, क्या जोड़ना चाहिए। फिर वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, ये पेश किया जाता है, एक बिल की तरह ही होता है, ये तरह से इसे डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स बोलते हैं, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स। ये राज्यसभा में नहीं भेजा जाता। फिर अप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है, उसके बाद फाइनेंशियल बिल पेश किया जाता है। जब ये फाइनेंशियल बिल जो होता है ये पास हो जाता है, तब समझ लिया जाता है कि बजट उस साल का पास हो गया। जो प्रेजेंटेशन है बजट का, वो लोकसभा में ही प्रेसिडेंट जिस डेट को कहेंगे उस डेट को ये प्रेजेंट किया जाता है, बजट सेशन। इमीडिएटली आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, बजट के पेश करने के तुरंत बाद फिर 3 स्टेटमेंट रखी जाती हैं पार्लियामेंट में, और लोकसभा में रखी जाती हैं, जनरली लोकसभा में होती हैं। लोकसभा के पास क्योंकि एक्स्ट्रा पावर है मनी बिल के रिगार्डिंग, और बजट भी क्या एक मनी बिल ही होता है एक तरह से, तो बजट कहाँ पे, लोकसभा में रखा जाता है। तो लोकसभा में देखो ये एक्ट बना हुआ है, FRBM एक्ट 2003 का, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इसके अंदर 3 स्टेटमेंट मेंशन है जो पार्लियामेंट में लोकसभा में रखी जाती है, प्रेजेंट की जाती है बजट के बाद, आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। तो ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि इनसे भी भाई साहब कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी प्रीलिम में। सिर्फ इतना पूछ लेता है कि मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट किससे ली गई है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या एक्ट में मेंशन है, FRBM में। तो आपको याद होना चाहिए FRBM एक्ट है जो 2003 का, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, उसमें मेंशन है ये तीनों टर्म। 2020 में या 2019 में ये टर्म पूछी थी कि ये किस में मेंशन है। मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, और तीसरी ये तीनों स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए कि किस में दी हुई है, और बजट के तुरंत बाद ये पेश की जाती हैं। एक एक कागज होता है अलग अलग, उसमें लिखा होता है इन स्टेटमेंट के बारे में, और पेश की जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केरल्स सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, रेलवे लाइन बनाई जा रही है केरल में। ये भाई साहब ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है केरल का, यहाँ पे एक रेलवे लाइन बनाई जा रही है, उसी का नाम है सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। अभी क्या है, वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। CPI लेड जो गवर्नमेंट है ये देखो इसे इम्प्लीमेंट कर रही है उसके बाद भी, क्योंकि CPI की गवर्नमेंट है अभी वहाँ पे केरल पे, पार्टी का नाम है CPI। तो यहाँ फिर भी ये जो केरल की गवर्नमेंट है उसे बना रही है, क्योंकि लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अपोजिशन पार्टी भी कर रही है। इशू क्या है, देखो इशू ये है क्योंकि केरल जो गवर्नमेंट है उसके पास, यानी कि केरल जो स्टेट है वो ऑलरेडी डेट रिडन स्टेट है, यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, और इसमें बनाने में बहुत ज़्यादा लागत आएगी, तो फाइनेंशियल वाइबिलिटी नहीं है, और इन्वायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट भी पड़ेंगे, पर्यावरण को नुकसान होगा, सामाजिक इम्पैक्ट भी पड़ेंगे। वो क्या पड़ेंगे देखेंगे अभी हम। इनमें ये पूछा गया कि भाई साहब जब ऑलरेडी स्टेट के पास इतना कर्ज है तो ये इसको क्यों प्रोजेक्ट को बना रही है, कैसे अफोर्ड कर सकती है इसके। दूसरा इकोलॉजिकल कॉस्ट भी है, क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे स्टेट क्लाइमेट चेंज से वैसे टैकलिंग कर रहा है, और इकोलॉजिकल कॉस्ट होगी क्योंकि भाई साहब जब यहाँ पे ये ट्रेन बनाई जाएगी तो पहाड़ वगैरह भी यहाँ पे वेटलैंड भी हैं, वेटलैंड आर्द्रभूमि लेक भी हैं कुछ, तो इन सबको नुकसान होगा। ये सब मान लो या तो वेटलैंड है तो वो वेटलैंड भरे जाएंगे, वहाँ पे मिट्टी डाली जाएगी, ख़त्म हो जाएंगे, या फॉरेस्ट है तो काटे जाएंगे, जंगल काटे जाएंगे। नेक्स्ट होगा कि जो ये है कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी इस ट्रेन को बनाने में, रेलवे लाइन को बनाने में। और इसका जो प्लान्स है यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग भी तो रहते हैं, उनको डिस्प्लेस किया जाएगा, तो रिहेबिलिटेट करने में जो आएगा इसका प्लान है, जो ये क्या प्लान होगा इसको लेके भी कंसर्न जता रहे हैं लोग। नेक्स्ट है कि कंसल्टेशन की कमी है, लैक ऑफ कंसल्टेशन, लोगों से और डिफरेंट डिपार्टमेंट से कंसल्टेशन भी नहीं किया है इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले। तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है, 45 किलोमीटर की लाइन है, ये सिर्फ 45 किलोमीटर की लाइन है, जो केरल की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, वहाँ से लेके जाएगी कासरगोड तक, वहाँ तक जाएगी, 11 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगी ये, और 11 स्टेशन होंगे इसमें। ये देखो भाई साहब ये लाइन है, ये तिरुवनंतपुरम से जाएगी कासरगोड तक, 11 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाएगी ये क्या है, केरल की जो एक कंपनी है केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये केरल गवर्नमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री जो रेलवे है उसके बीच में जॉइंट वेंचर कंपनी है, दोनों ने मिलकर ये कंपनी बनाई हुई है, दोनों की हिस्सेदारी है, भागीदारी है, ये इसको एग्जीक्यूट करेगी, ये बनाएगी इसको, के रेल शॉर्टकट में बोलते हैं इस कंपनी को। जो फीचर्स हैं इस प्रोजेक्ट के, इसमें देखो ट्रेन जो होगी उसमें इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट होंगी, और हर एक में 9 कार होंगे, जिसको 12 कार तक बढ़ाया जा सकता है, ये समझ लो 9 डिब्बे होंगे जिसे 12 तक बढ़ाया जा सकता है। ये 9 कार जो होंगी ये मैक्सिमम 675 इसमें पैसेंजर बैठ सकते हैं, 675।
और ये ट्रेन की जो स्पीड होगी मैक्सिमम 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चल सकती है। यानी कि ये जो जर्नी टाइम है, जो जर्नी टाइम है वो ये 220 किलोमीटर की रफ्तार से चलते हुए 4 घंटे से भी कम का टाइम लेगी ये यहाँ पहुँचने में। और ये देखो हर 500 मीटर पे इसके नीचे एक अंडर पैसेज होंगे, रोड। जैसे मान लो ये रोड है भाई साहब, ये ट्रेन जा रही है, यहाँ पे रोड है, तो ट्रेन रेलवे लाइन के नीचे से एक अंडरपास होंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए। तो सिल्वर लाइन की ज़रूरत क्या थी, इसको बनाने की ज़रूरत क्या थी जब इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है? एक तो भाई साहब टाइम सेविंग, क्योंकि अभी जो रोड वगैरह रेलवे वगैरह बने हुए हैं जिनसे जाते हैं तिरुवनंतपुरम से कासरगोड की तरफ, तो 12 घंटे का टाइम लगता है भाई साहब अभी। और जब ये ट्रेन बन जाएगी तो कितने घंटे का, 4 घंटे से भी कम का टाइम लगेगा। सोचो कितना टाइम बचेगा। टेरेन लिमिटेशन, टेरेन का मतलब यहाँ पे देखो जो रोड है या पहाड़ी एरिया है, वेटलैंड है, ऊबड़ खाबड़ है, इसकी लिमिटेशन होती है। इसकी वजह से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा ट्रेन नहीं मूव कर पाती। तो ये बनेगी तो 220 घंटे की रफ्तार से चल सकेगी। डी ट्रैफिकिंग होगा, देखो इसकी वजह से कंजन बहुत ज़्यादा होता है, रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है जो अभी है, उसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं। तो ये ट्रेन बन जाएगी तो एक्सीडेंट कम होने के चांसेस भी रहेंगे और कंजेशन इतना नहीं होगा। नेक्स्ट है, इस कंजेशन की वजह से ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम होगा, क्योंकि अभी जो जाती हैं, जो रोडवे से रेलवे से जाते हैं, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा व्हीकल चलते हैं, तो ये रिड्यूस होगा। इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ये भाई साहब मुझे पता है क्यों हो रहा है ये अभी डिस्टर्बेंस, ये सुनाई दे रहा है आपको, ये गाड़ी जा रही है जो, ऐसे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। मैं पॉज कर देता हूँ, दोबारा से जब ये निकल जाएगी तो जब स्टार्ट करते हैं दोबारा से, क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन जो रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा ये RO सर्विस है जो इसमें एक्सपेंशन में हेल्प करेगी। RO सर्विस क्या होती है, इसे बोलते हैं रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस। जैसे मान लो ये ट्रेन है, ट्रेन में मान लो यहाँ पे क्या होता है, एक ट्रक आ गया है, ये ट्रक है भाई साहब, लारी या ट्रक जो होता है, ये किसी फैक्ट्री से सामान लेके आया, ये सामान उतारा, ट्रेन में रखा, ट्रेन यहाँ पे गई तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक, फिर यहाँ सामान उतारा, फिर यहाँ ट्रक में लोड किया, फिर ये दूसरी जगह पे ले जाया गया। तो इससे भाई साहब जो लेबर भी ज़्यादा लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है उतारने चढ़ाने में। सीधा क्या है, ट्रक को ही चढ़ा देंगे ट्रेन पे चढ़ा दिया ट्रक को, अब यहाँ पे जाके ये उतर जाएगा, यहाँ पे जाके एक ही बार उतरेगा, एक ही बार फैक्ट्री से लोड होगा यहाँ पे, और जहाँ पे पहुँचाना एक ही बार ही अनलोड होगा। तो ये होती है रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस, इसके में भी एक्सपेंशन में सहायता मिलेगी। दूसरा, जब ये ट्रेन बनेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जनरेट होंगी, रोजगार के साधन। और क्या है, एयरपोर्ट से भी इंटीग्रेट किया जाएगा इसको, IT कॉरिडोर होगा यहाँ पे, फास्टर डेवलपमेंट होगा सिटीज़ का जहाँ से ये गुजरेगी। फिर इशू क्या है और प्रोजेक्ट के परेशानी क्या है, एक तो पॉलिटिकल रेटोरिक मतलब पॉलिटिकल भाषण वगैरह, ये क्या है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ। नेक्स्ट है ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि स्टेट ऑलरेडी डेट रिडन है, कर्ज है स्टेट पे। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैमिलीज, लगभग 30,000 फैमिलीज़ का डिस्प्लेसमेंट होगा जो यहाँ पे आसपास रहते हैं ट्रेन बनाने के लिए, इसको रेलवे लाइन बनाने के लिए। इकोलॉजिकल डैमेज भी होगा, एनवायरमेंटल हार्म होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो वेटलैंड है उनको नुकसान होगा, आर्द्र भूमि को। पैडी जो फील्ड है यहाँ पे खेती की जाती है उनका नुकसान होगा, हिल्स पहाड़ी वगैरह यहाँ से काटे जाएंगे। फ्लड हैज़ार्ड भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो मान लो रिवर वगैरह ये फ्लो करती है, कोई बीच में से निकाला जाएगा, एक पार्ट इधर हो जाएगा, एक पार्ट इधर हो जाएगा, तो फ्लड आने की भी चांसेस है भाई साहब आसपास के रीजन में। बाढ़। नेक्स्ट टॉपिक है बेड बैंक। देखो बेड बैंक के बारे में भी हमने जनरली पूरा टॉपिक ये न्यूज़ में था, इसके बारे में पढ़ा हुआ है, इकोनॉमी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हो। GS पेपर 3 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसके लिए रेगुलेटरी जितनी भी अप्रूवल हैं, अनुमतियां सारी दे दी गई, क्योंकि बजट में गवर्नमेंट ने 2021 में अनाउंस किया था कि बेड बैंक बनाया जाएगा। बेड बैंक किस लिए बनाया जाएगा, ताकि जो बैंक की स्टेट्स असेट है ना, जितनी भी संपत्ति है, स्टेट्स असेट्स जो NPA हो चुकी है, NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, या लॉस लैडन बैंकिंग सिस्टम, जो भी ऐसा बैंकिंग सिस्टम है जो लॉस में चल रहा है, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए बेड बैंक बनाए जाएंगे। फिर से भाई साहब आ रहा है वो लाउड स्पीकर, फिर 1 मिनट पॉज करते हैं, फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो बेड बैंक क्या होता है, क्या एक बुरा बैंक होता है ये? देखो बेड बैंक एक ऐसा बैंक है जो जनरली बैंक है, जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या PNB बैंक है या कोई सा भी बैंक है, इनका जो लॉस चल रहा है, जो इनका NPA हो गया, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होती है, मान लो किसी कंपनी ने या बैंक में से किसी आदमी ने लोन ले लिया, अब वो उसको चुका नहीं पा रहा है, अब ये क्या हो गया, NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो गई बैंक की।
अब बैंक सारा अगर अपना ध्यान इसमें लगाए एनपीए को रिकवर करने में, तो अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाइए। तो इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट ये प्लान लेके आए कि बैड बैंक बनाए जाएंगे, यानी कि ऐसे बैंक होंगे ये इससे खरीद लेंगे। मान लो एसबीआई को कोई नुकसान है, इसका एनपीए बना हुआ है, इससे ये खरीद लेंगे, अब निपटारा ये करेंगे। यानी कि जैसे जैसे मान लो कि भाई साहब, जैसे फिल्मों में देखा होगा आपने, ये एक आदमी है ताकतवर आदमी, और इससे जाके बोलते हैं कि मान लो ये कमज़ोर सा आदमी है, ये ए है, ये बी है और ये सी आदमी है। बी से ए आदमी ने लोन लिया, लेकिन ये दे नहीं रहा क्योंकि ये ताकतवर आदमी है। तो ये बी आदमी एक गुंडा टाइप आदमी के पास जाता है, इससे कहता है कि मेरा लोन दिवा दो, इससे जो कर्ज इसने लिया हुआ है दे नहीं रहा वापस। इसके बदले में इसको ये बी क्या करेगा, इस आदमी को, सी आदमी को कुछ पैसे दे देगा। तो इसी तरह से ये बैड बैंक होंगे। ये क्या है, कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे जो रिकवर करेंगे एनपीओ को, और कुछ हिस्से मतलब ज़्यादा तो किसी को देंगे क्योंकि पैसा तो इसका है ना, कुछ परसेंट ये रखेंगे बैड बैंक। जो बैड बैंक बनाए जाएंगे ये NARCL के नाम से होंगे, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नाम से। एक और इसकी ब्रांच होगी, एक कंपनी, ये इसको एनालाइज करेगी, ये खरीदेगी, और वो दूसरी कंपनी रिकवर करेगी। तो उसके दोनों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ उस लेक्चर में, वहाँ पे आप देखना। नेक्स्ट टॉपिक है गहरी दोस्ती। देखो अभी पीएम है इजराइल के, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इंडिया और इजराइल के बीच में जो टी है, संबंध है, संधि है, उनको गहरी दोस्ती का नाम दिया है, मतलब डीप फ्रेंडशिप, इसलिए ये न्यूज़ में है। अभी 30 साल हो चुके हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन जब से बने हैं, कूटनीतिक संबंध जब इंडिया और इजराइल के बने 1992 में हुए थे, 29 जनवरी 1992 में। देखो इंडिया ने क्या है, क्योंकि इजराइल बन गया था 1948 में ही, एक कंट्री बन गया था। इजराइल की हमने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, इजराइल और इंडिया के रिलेशन के बारे में भी पढ़ा हुआ है, इजराइल और पैलेस्तीन का क्या इशू है इसके बारे में भी पढ़ा हुआ है। तो स्पेशल लेक्चर बने हुए हैं पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो क्या है इनके बारे में डिटेल। तो ये जो इजराइल जब बना था 1948 में, तो 17 सितंबर 1950 को हमने इजराइल को स्टेट मतलब रिकग्नाइज कर दिया था, क्योंकि इसको इजराइल को बहुत सारी कंट्री रिकग्नाइज ही नहीं कर रही थी कि अलग कंट्री है, लेकिन इंडिया ने रिकग्नाइज किया। और देखो इंडिया ने ये भी कहा जो पैलेस्तीन, यहाँ पे देखो भाई साहब, ये पैलेस्तीन और इजराइल, ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा पिंक सा, ये इजराइल है, और ये पैलेस्तीन थोड़ा पार्ट है इसी का। ये अलग देश चाहता है पैलेस्तीन बनाना, क्योंकि पैलेस्तीन में रहती है अरब पॉपुलेशन, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है पैलेस्तीन में, और यहाँ पे ज्यूज रहते हैं इजराइल में, तो इनका कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ये अच्छे से हमने समझा हुआ है। तो इंडिया चाहता था कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो, पैलेस्तीन के लिए भी अलग से एक स्टेट हो, कंट्री हो, देश हो, और इजराइल अलग से हो। तो इसलिए फुल फ्लेज जो रिलेशन है, डिप्लोमेटिक रिलेशन, वो सेटअप नहीं हो पाए थे, वो 1992 में हुए। 1992 में क्यों हुए, क्योंकि देखो इस टाइम पे डिसइंटीग्रेशन हो गया था रसिया का, रूस का हो गया था डिसइंटीग्रेशन, विखंडन हो गया था भाई साहब रसिया का, और कोल्ड वार समाप्त हो गया था। अब रसिया के पास देखो इतना जो रिलेशन रसिया के साथ हमारे थे, वो इतने सही रिलेशन थे नहीं उस टाइम पे, थोड़ा ढीला हो गई थी, और इंडिया को चाहिए थी टेक्नोलॉजी। इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है भाई साहब, कई सारे फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में और कई सारे फील्ड में। तो इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप किए, और फिर इजराइल में अपनी एम्बेसी सेटअप की 1992 में। एम्बेसी मतलब एम्बेसडर, जो आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, आईएफएस जो उसमें पोस्ट होती है, इंडियन फॉरेन सर्विस, जो उसमें यही जाते हैं एम्बेसी बन के। तो तब 1992 में एस्टेब्लिश की। अभी जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, पीएम है, उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन की है, उन्होंने कहा है कि दोनों कंट्रीज की गहरी दोस्ती है, डीप फ्रेंडशिप है, और एक अपॉर्चुनिटी है दोनों कंट्री के पास कि वो एक कोलैबोरेशन सेटअप करें, एक दोनों कंट्री के बीच में आपस में सहयोग बनाए रखें। इंडिया का स्टैंड क्या है इजराइल और पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। देखो इजराइल और पैलेस्तीन का जो विवाद चलता रहता है, इंडिया उसमें यूएनएससी का रिजोल्यूशन है, जब उस पर डिबेट होती है, तो इसमें क्या है, इंडिया पैलेस्तीन इशू को पीसफुली रिजोल्यूशन की बात करता है कि शांति के साथ 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए दोनों के बीच में। इसके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें एक रिजोल्यूशन लाया गया। रिजोल्यूशन का ये नाम है रिजोल्यूशन 2334 2334। ये रिजोल्यूशन आपको याद होना चाहिए, किससे रिलेटेड है, इजराइल और पैलेस्तीन के पीसफुल रिजोल्यूशन के रिगार्डिंग ये रिजोल्यूशन है। तो ये अडॉप्ट किया काउंसिल ने कि इंटरनेशनल कम्युनिटी साथ में आए, 2 स्टेट सॉल्यूशन ढूंढे, यानी कि पैलेस्तीन के राइट भी बचे रहें और इजराइल के भी, यानी कि पैलेस्तीन की जो अलग स्टेट की डिमांड करता है, वहाँ अलग स्टेट बनाया जाना चाहिए। देखो आपको समझ में तब आएगा, इजराइल और पैलेस्तीन का भाई साहब 10 से 15 मिनट का लेक्चर है, मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर सकता, वो आप अलग से देखो,
उसमें देखना है तो अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो वो देखो। तो इंडिया का स्टैंड अभी देखो न्यूट्रल रहता है लगभग इसमें। वो इंडिया चाहता है कि अलग स्टेट बनाया जाए, क्योंकि देखो जब 1950 में इंडिया ने फुल फ्लेज रिलेशन रसिया के साथ, मतलब इसके साथ इजराइल के साथ नहीं बनाए थे डिप्लोमेटिक रिलेशन, तो उसका एक कारण ये भी था क्योंकि इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ था रिलीजन के बेस्ड पे, धर्म के आधार पे। और पैलेस्तीन में भी देखो जो है अरब पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, और जो इजराइल में वो जू हैं। और इंडिया में भाई साहब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम भी है, क्योंकि हमारा तो डाइवर्सिटी का देश है, सेकुलर कंट्री है। तो मुस्लिम जो धर्म है उसकी सेंटीमेंट्स को, लोगों की सेंटीमेंट्स को देखते हुए, भावना को देखते हुए सपोर्ट कर रहा था कि पैलेस्तीन के लिए अलग से देश बने और 2 स्टेट सॉल्यूशन हो। दूसरा एक ये भी है कि उस टाइम पे कश्मीर, और अभी भी चल रहा है वैसे तो कश्मीर का इशू पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, तो पाकिस्तान डिमांड करता कि कश्मीर को अपने साथ लेने के लिए, तो ये फुल सपोर्ट भी नहीं दे रहा था इंडिया पैलेस्तीन को। तो ये चाह रहा था पीसफुल सॉल्यूशन हो, कि 2 स्टेट सॉल्यूशन बने, अलग अलग स्टेट बने, पीसफुली इनके पास साथ दोनों का निपटारा हो, एड्रेस हो। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया ओमान डिफेंस रिलेशन। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया और ओमान, ओमान कंट्री कहाँ, पहले तो ये देखो आप, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये ओमान कंट्री है यहाँ पे, जो अरेबियन सी से लगता है, और इधर गल्फ कंट्री भी है ये गल्फ है, पर्शियन गल्फ, जो ये दिखाई दे रहा पानी वाली बॉडी आपको, पर्शियन गल्फ से भी इसका बॉर्डर लगता है। क्योंकि देखो ये जो दिखाई दे रहा है ऊपर यूएई, आपको यूएई के कोने में टॉप में छोटा सा पार्ट ओमान का ही है यहाँ पे, तो ये गल्फ है जो पर्शियन गल्फ, इससे भी बॉर्डर लगता है। तो इससे डिफेंस अभी मीटिंग होने वाली है। ओमान के जो टॉप डिफेंस ऑफिशियल हैं मोहम्मद नसीर अल जाबी, इनका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी इनकी मीटिंग होने वाली है। ये को चेयर करेंगे इंडिया जो डिफेंस सेक्रेटरी है उनके साथ। जॉइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी है ये इंडिया और ओमान की, इनमें इन दोनों की मीटिंग होती है। ये हाईएस्ट फोरम है इंडिया और ओमान के इंगेजमेंट होने का, मतलब दोनों की कोऑपरेशन होने का डिफेंस में, डिफेंस के क्षेत्र में दोनों कंट्री के बीच में। जो ये जॉइंट कमेटी है इसकी मीटिंग एनुअली होती है, लेकिन 2018 से इसकी मीटिंग नहीं हुई है। जब 9th JMCC हुई थी कमेटी की मीटिंग, ओमान में हुई थी, उसके बाद ये अभी होने वाली है। तो ओमान डिफेंस के वजह से क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, देखो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया का क्लोजेस्ट डिफेंस पार्टनर है गल्फ रीजन में। जो गल्फ रीजन है सबसे जो क्लोज पार्टनर है इंडिया का वो ओमान है इस गल्फ रीजन में। दूसरी बात यह है कि इंडिया के डिफेंस और स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ओमान, क्योंकि डिफेंस कोऑपरेशन अगर इंडिया और ओमान की होती है तो इसमें क्या है, दोनों कंट्री MOU साइन करते हैं। फ्रेमवर्क MOU का मतलब है एक तरह से एग्रीमेंट ही समझ लो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं। 2021 में रिसेंटली साइन किया गया, दोबारा से रीन्यू किया गया, ये दोबारा से 2021 में, पहले से ही साइन था। और ओमान एक इकलौती ऐसी कंट्री है गल्फ रीजन में जो 3 सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज करती है इंडिया के साथ। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ 3 एक्सरसाइज होती है मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडियन आर्मी के साथ, इंडियन नेवी के साथ, इंडियन एयरफोर्स के साथ, ओमान की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के साथ। जो ओमान है क्रिटिकल ऑपरेशन सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंडिया को, कहाँ पे, इस अरेबियन सी में जब देखो इंडिया का माल जा रहा मान लो शिप का, तो यहाँ पे एंटी पायरेसी के लिए ये सहायता करता है। एंटी पायरेसी मतलब कोई घुसपैठिया वगैरह लूट ना ले सामान यहाँ पे, तो डिफेंस कोऑपरेशन प्रोवाइड करता है ओमान इस एरियाज़ में। क्योंकि जब हम यहाँ से ट्रेड करेंगे तो भाई साहब सिक्योरिटी तो चाहिए इस वाले एरिया में, तो सिक्योरिटी एक तरह से सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा ओमान क्या है, इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम है ये समझ लो ग्रुप है कंट्रीज़ का, उसमें भी ओमान पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है। जो इंडियन ओशन नवल सिंपोजियम है ये बाईएनियल मीटिंग है, 2 साल में एक बार होती है ये मीटिंग। और इसमें जो इंडियन ओशन रीजन है इसके आसपास के जो स्टेट हैं, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इसकी मीटिंग में। इंडिया के लिए इसलिए भी है कि मैरी टाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन के लिए, मैरी टाइम जहाँ पे भी वर्ड आ जाए, मतलब ये जो ओशंस की बात हो रही है, समुद्र में सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, और रीजनल मैरी टाइम इश्यूज़ को भी डिस्कस करने के लिए इंपॉर्टेंट है ओमान। तो एक तरह से फ्रेंडली रिलेशनशिप को इंक्रीज करने के लिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये कमेटी की मीटिंग होती है JMCC की। तो आज के लेक्चर में इतना ही था।